हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो सीरीज चल रही थी, अपना जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन का, जो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास में। अब तक हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा। अब हम आगे कल जो हमने पढ़ा था सोल्यूट पार्टिकल के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन को जो हम क्लासीफाई करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बेटा पढ़ेंगे क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। और ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा किसके अकॉर्डिंगली थी, सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंगली थी। तो अब हम आते हैं किस पे, कोलाइडल सॉल्यूशन। कल भी हमने बताया था, आज फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो किसके बीच में पड़ता है, 1 नैनोमीटर से लेके अगर 100 नैनोमीटर के बीच में इनका डायमीटर है तो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में लेके चलते हो तो डायमीटर क्या रहेगा, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर टू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। तो ये जो साइज है ये किसका रहने वाला है बेटा, सोल्यूट पार्टिकल्स का। अगर सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज है इस रेंज में आता है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो काफी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आपके स्टेबल होते हैं। जैसे एक नॉर्मल सॉल्यूशन में हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसके दो कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या कहा था, सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हमने क्या कहा था बेटा, सोल्यूट। उसी तरह से जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके भी क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा वो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है उसी सोल्यूट को कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कह देते हैं। जो कि स्प्रेड होता है पूरी तरह से, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है, वो क्या होता है बेटा, सोल्यूट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में नॉर्मली आप कह सकते हो कि सोल्यूट को क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो कि पूरी तरह से स्कैटर्ड होता है किसमें, सॉल्वेंट में। दूसरा जो कंपोनेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो क्या होता है बेटा, डिस्पर्सिंग मीडियम या फिर डिस्पर्शन मीडियम भी आप कह सकते हो। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है उसी तरह से जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। इस मीडियम में क्या होता है आपका, डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो कि क्या होता है, सोल्यूट। तो सोल्यूट को कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम, या फिर इसी को क्या कह देते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस फेज भी कह देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्सन या डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। उसी मीडियम को क्या कह देते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस फेज कह देते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर जो प्रॉपर्टी जो होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो क्या क्या होती है। कल भी हमने एक टेबल में डिस्कस किया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, इनका साइज देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बेटा उनका साइज किसके बीच में आता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है पार्टिकल साइज, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप कह सकते हो विजिबिलिटी, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में उनको हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। तो बेटा नेक्ड आई से तो सोल्यूट पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप अगर हम लेते हैं तो उनकी विजिबिलिटी होती है, उनको हम देख सकते हैं या फिर उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं किसके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने लिखा है, डू नॉट सेटल डाउन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल डाउन का मतलब है कि एक एग्जांपल के तौर पे आप लेके चलो, एक मटके में हमने पानी रखा, उस पानी के अंदर क्या था, सैंड था, सैंड पार्टिकल्स थे। अगर आप उस मटके को थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो आप देखोगे कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उसमें क्या था, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। उस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। और सेटल डाउन नहीं होने का मतलब है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है या सोल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर वो सेटल डाउन हो जाते तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल
नहीं होते, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका साइज इतना कम होता है कि ग्रेविटी उन पे इफेक्ट नहीं डालती है, इसलिए जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फोर्थ वन, ये हम देखते हैं कि फिल्टर एबिलिटी, कि फिल्टर जब हम करना चाहते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को, हमने लिया फिल्टर करते हैं, एक फिल्टर पेपर हम लेते हैं, दूसरा हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो फिल्टर पेपर में से पास थ्रू हो जाते हैं इजीली, बट अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, लाइक आपका एनिमल मेम्ब्रेन है या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन जो होता है, उसमें से अगर आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास थ्रू नहीं होते हैं, ये सिर्फ किस में से पास थ्रू होंगे बेटा, फिल्टर पेपर में से। अगली प्रॉपर्टी नेचर की अगर हम बात करें तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका जो नेचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बेटा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसके अलावा अगर अपीयरेंस की हम बात करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना तो वो क्लियर होता है, ना ट्रांसपेरेंट होता है, ना ओपेक होता है, ये क्या होता है बेटा, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो कैसा होता है, क्लियर नहीं होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो। और सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बेटा, कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो उस रेंज में आ जाता है कि लाइट रेडिएशन को ये क्या कर देते हैं बेटा, स्कैटर कर देते हैं। तो जहां पे भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। और ये जो फिनोमिनन होता है, लाइट को स्कैटर करने का जो फिनोमिनन होता है बेटा, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। एक्चुअल में इस इफेक्ट का नाम जो है ना साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली है। जो टिंडल है वो साइंटिस्ट था, उसने जो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इस इफेक्ट को साइंटिस्ट के नाम पे इसको क्या बोल देते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। देखो इसमें होता क्या है, हमने क्या लिया है, यहाँ पे डायग्राम को समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ पे हमने लिया है एक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से क्या जाएगी, बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे हमने लेंस लगाया हुआ है, ये जो लेंस है वो क्या करता है, इस बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, फोकस करता है एक जगह पे। यहाँ पे एक बीकर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में से ये जो बीम ऑफ लाइट है, लाइट को हम क्या करा रहे हैं बेटा, पास करा रहे हैं, ठीक है। अब लाइट अगर पास करा रहे हैं, इस लाइट का इस सॉल्यूशन में से पाथ अगर विजिबल हो जाता है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि लाइट कहाँ से इल्यूमिनेट हो रही है, कहाँ से वो जा रही है, पास थ्रू हो रही है, पाथ अगर विजिबल हुआ, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने उस लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया है। लाइट अगर स्कैटर नहीं होगी तो पाथ विजिबल नहीं होता है। और लाइट की जो स्कैटरिंग है वो कौन कराता है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं बेटा, स्कैटर करते हैं। अगर यहाँ पे इस बीकर में हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता तो ये जो पाथ विजिबल हो रहा है, ये जो कोन बना हुआ है बेटा, दिस वन, इस कोन को बोलते हैं टिंडल कोन ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कि ये वो कोन है जो कि लाइट स्कैटर हो गई, ये पाथ जो है क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, किसका, लाइट का पाथ विजिबल हो गया क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग हो गई है। अगर यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन की जगह पे ट्रू सॉल्यूशन होता तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उस वजह से वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करा पाते हैं। ये जो पाथ हमें दिख रहा है, ये जो टिंडल कोन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं दिखाई देता। इसका मतलब जो है ट्रू सॉल्यूशन जो है लाइट को स्कैटर नहीं करा पाते क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। बट ये जो पाथ है कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल होता है, जो कि प्रूव करता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो उस रेंज में आ जाता है कि ये इजीली क्या करते हैं, जो लाइट है उसको स्कैटर कर देते हैं। और जैसे ही लाइट की स्कैटरिंग होती है उस सॉल्यूशन में उस लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है बेटा, विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles present in the colloidal solution is known as Tyndall effect। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो बेटा एक डार्क रूम है, अगर उस डार्क रूम में सनलाइट जा रही है, एक स्मॉल होल से सनलाइट अगर वहां पे जा रही है तो हमें उस लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट होता है, वो हमें दिखाई देता है। रीजन क्या है कि एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट थे, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किस रेंज में आते हैं बेटा, कोलाइडल रेंज में आते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो सनलाइट आई थी उस सनलाइट को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, स्कैटर कर दिया है। स्कैटरिंग की वजह से हमें उस लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है, जो लाइट है वो क्या हो रही है, इल्यूमिनेट वहां पे हो रही है।
क्लियर है बेटा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं डेंस फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, डेंस फॉरेस्ट में जो सनलाइट जब अंदर एंटर करती है तो वहां पे जो फोग प्रेजेंट होता है या डस्ट प्रेजेंट होता है, वो फोग जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगेन कोलाइडल रेंज में आते हैं और वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो वहां पे भी जो टिंडल इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आगे बेटा हम पढ़ेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन पे हमेशा कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल नहीं होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। न्यूट्रल होते ही जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो पार्टिकल साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो सीधा साफ सा मतलब है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो या तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा उन पार्टिकल्स पे, या फिर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये हम कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो अब हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो बेटा अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमें गिवन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल्स पे या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए प्रोसेस मैंने बताया क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझेंगे। मैंने क्या कहा है, माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, एक यू ट्यूब हम लेते हैं, इस यू ट्यूब के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन फिल करेंगे। हमें नहीं पता कि वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे हमने फिल किया हुआ है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने मेटल की जो इलेक्ट्रोड, मेटल रोड है, मेटल की जो चिप है वो हमने लगाई हुई है और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल रोड कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं बेटा एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं। तो आप कह सकते हो कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और जो एनोड है वो क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब देखो अगर ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लिया है इसके पार्टिकल्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑलवेज क्या होता है कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो एनोड है। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी साइड भागेंगे, ऑब्वियसली एनोड की साइड। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शन भी यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे क्या है कोलाइडल पार्टिकल्स। मान लो कि इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है बेटा देखो किसकी साइड जा रहे हैं, एनोड की साइड। एनोड की साइड जाके ये क्या होते हैं, ये जो एनोड है यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट का मतलब होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन तब तक है जब तक उस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो आप देखो मैंने कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भाग के कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होते ही ये क्या कर जाएंगे आपस में कंबाइन, या फिर आप कह सकते हो कि पार्टिकल के साइज की जो रेंज है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या आ जाएगी, ऊपर। तो ऊपर आते ही हम कहते हैं कि इन्होंने अपना एक इकट्ठे होके एग्रीगेट होके एक मास बना लिया। उस मास को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएगुलेटेड मास। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है सारे के सारे कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, एनोड पे। एनोड पे जाके अपना कोएगुलेट मास बनाएंगे या फिर इनके पीपीटी की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा
तो वो जो पार्टिकल्स हैं किसकी साइड अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है बेटा, कैथोड। तो अगर इन पार्टिकल्स पे चार्ज होता कैसा, पॉजिटिव, तो ये किसकी साइड जाके इकट्ठे हो जाते, कैथोड की साइड इकट्ठे हो जाते और यहाँ पे इनका हो जाता प्रेसिपिटेशन, पीपीटी की फॉर्म में हमें मिल जाते। और साथ में हमें ये पता लग जाता कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में। दूसरा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल्स पे या फिर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो कहाँ पे जाके एग्रीगेट हो जाएंगे, एनोड पे। अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो कहाँ पे जाएंगे, वो कैथोड पे। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। अब बेटा आगे आएगा हमारा जो क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिटेल में हमने पढ़ा है क्या टिंडल इफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। वो बेटा हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।